बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में अपने साथ साथ अपने मेहमानों का तारुफ भी मैं सबसे पहले आपसे करवा देती हूँ। मुझे ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, इसाराना साहब और मोहम्मद शादिल साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। हालात हाज़रा का जायज़ा लिया जाए तो पार्लियामान ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की और उसने सुप्रीम कोर्ट का हमने देखा कि फिर पूरा निज़ाम ही तितर बितर करके रख दिया। अब इस तब्दील शुदा निज़ाम से एक नए बहरान का जन्म हुआ। बहरान ये पैदा हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट में यह तय पाना मुश्किल हो गया है कि कौन सा केस कौन सा बेंच सुन सकता है या फिर कौन सा केस किसके दायरे इख्तियार में है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इख्तियारात की जंग शुरू हो चुकी है और इस बार ये जंग पहले से ज्यादा शदीद होती नजर आ रही है। दूसरी जानिब आज हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कौम को यह बताया है कि अपना घर ठीक किए बिना कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना साहब शायद बेध्यानी में कौम को यह भी बताना भूल गए हैं कि आखिर 77 बरसों में अपना घर ठीक क्यों नहीं हो सका। मुल्क की आबादी बढ़ रही है और साथ ही में गुर्बत की शरह में भी बदस्तूर इजाफा हो रहा है। ताहम मुल्क के कर्जे भी स्टॉक मार्केट की तरह रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो वैसे में घर कैसे ठीक होगा? जबकि हुकूमत की बात करें तो आज हुकूमत ने कौमी असम्बली में पेका एक्ट 2016 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली के ऐवान में पेश किया है और इस बिल के तहत झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। ट्रिब्यूनल का फैसला आने के 60 रोज में फैसला चैलेंज किया जा सकेगा। इसी तरह डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली कायमा कमेटी से मंजूर करवा लिया गया है। लेकिन यहाँ आपको कुछ हकाइक बताते हैं कि मुल्क को डिजिटल बनाने के ख्वाब तो देखे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मोबाइल इंटरनेट स्पीड के लिहाज से 111 ममालिक में 100वें नंबर पर है। सिर्फ एक नंबर पीछे हम। पाकिस्तान ब्रॉडबैंड स्पीड के लिहाज से 158 ममालिक में से 141वें नंबर पर विराजमान है। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या इंटरनेट पर पाबंदियों के साथ डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है? बहरहाल इन तमाम बातों की तरफ बढ़ने से पहले मैं पेका एक्ट के हवाले से बात करूंगी जिसका बराह रास्त ताल्लुक हम सहाफ़ी कम्युनिटी से है और हम रोज़ की बिना पर अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो इसका शिकार होंगे। लेकिन क्या ये बिल सिर्फ एक मखसूस टोले के लिए बनाया जा रहा है या वाकई इसका फ़ायदा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचा जा रहा है? इसारा साहब आपसे आगाज़ करूंगी, मुझे ये बताइएगा ये जो आज पेश किया गया कौमी असम्बली में बिल और जिस तरीके से कहा गया है कि 20 लाख रुपए जुर्माना होगा, केस जो है वो 90 रोज में निपटाया जाएगा, ये तो अच्छी बात है कि इसका जो फैसला है वो 3 माह के अंदर अंदर हो जाएगा। लेकिन सर तायुन कैसे होगा, किसने कब झूठ बोला, कैसे बोला? यहाँ तो जाहिर सी बात है सहाफ़ी की खबरें रिवर्स भी हो जाती हैं और ये कोई गुनाह नहीं है, गुनाह कबीरा भी नहीं है। सहाफ़ी का काम है खबर रखना, लेकिन बाज़-औक़ात हुकूमती हालात या मामलात की वजह से वो खबरें रिवर्स भी होती हैं अक्सर। अच्छा देखिए, मुझे ना सहाफ़त में अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल हो गए और मैं 35 साल में मुख्तलिफ अखबारात का एडिटर रहा हूँ, चैनल्स का भी एडिटर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दी हुई आज तक कोई खबर जो है उस पर कोई डेफर्मेशन नहीं हुआ, कोई किसी फरीक की जानिब से ये नहीं आया कि जी ये खबर झूठी है। सहाफ़ी को सहाफ़ी के तौर पे अपनी जिम्मेदारियों का खुद एहसास होना चाहिए। लेकिन जो ये एक्ट आ रहा है, ये पहले भी हुकूमतों की बड़ी ख्वाहिश रही कि किसी तरह सहाफ़ियों को अपनी मर्ज़ी से अपनी खिड़की से दिखाना शुरू कर दें और वो सहाफ़ी अपनी मर्ज़ी से उनकी मर्ज़ी की ज़बान के अंदर ख़बर देना शुरू कर दें। ये बड़ा पुराना ख्वाब है, ये ताकतवर का पहले दिन से ख्वाब है जब उसने इस दुनिया पे कब्ज़ा करना शुरू किया और वो ये चाहता था कि उसकी बेईमानियाँ कोई ना बताए। तो पहले दिन से वो कुचलने की कोशिश कर रहा है लेकिन आज तक कुचला नहीं किया। ये पी का एक्ट छोड़ के टी का एक्ट ले आए, कोई फी का एक्ट ले आए, कोई सा भी ले आए। अगर ये समझते कि इनके ऐबों पे पर्दा पोशी पड़ जाएगी, डरा धमका के 20 साल कैद हो जाएगी, यूं हो जाएगा, तो इनके खामख्याली ले आए। पहले भी बड़े लोगों ने ऐसी कोशिश की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी सियासी हुकूमत की जानिब से इस तरह का डिक्टेटराना अंदाज जो है ना मैं पहली दफा देख रहा हूँ। और वाकई सर देखिए ना हालात बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल मालूम तो ऐसा ही होता है क्योंकि एहतजाज करने पर 3 से 10 साल की कैद भी है। यहाँ पर इजहार राय अगर आप कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब फिर अवाम के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? वो किस तरीके से अपने गम गुस्से का इजहार करेगा? फिर ये कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल मीडिया जो है ना, ये जो सोशल मीडिया इस पे बड़ी गलत है। भाई अब ट्रेडिशनल मीडिया का गला घोड़ देंगे, उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे, इमरान खान का नाम नहीं लेना, आपने उसे कहना है कि बानी पीटीआई, तो फिर रास्ते खुलेंगे। आप अगर बिल्कुल ही रास्ते बंद करेंगे तो फिर रास्ते दूसरे खुल जाएंगे और वो इतने खौफनाक होते हैं कि वो आपसे काबू नहीं पाए जाते। फिर आप कहते हैं कि देखें जी सोशल मीडिया से ऐसा होता है, वैसे होता है, ऐसा होता है।
آپ نا سچ بولنے والوں کو سچ بولنے دیں, انہیں ڈرائیں دھمکائیں نہ, انہیں خوف کا شکار نہ کریں, ان کو آپ اپنی طاقت سے کچلنے کی کوشش نہ کریں. یہ بھی اب رضی بیٹھے ہوئے ہیں, 2-3 انہیں نوٹس آئے ہوئے, ماضی میں بھی آئے ہوئے تھے, FIA نے بھی ماضی میں کیا. آپ بیتی ہیں ان کی, میں آتی ہوں ان کے پاس بھی. تو آپ اگر آپ اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ رضی کو نوٹس آئے, وہ اسارانہ کو آئے, نوشاد صاحب کو آئے, وہ کسی کو بھی آئے, وہ ایک ہی بات ہے, چاہے وہ PTI دور میں آئے یا وہ نون لیگ کے دور میں آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکمرانوں کو یہ کوئی زوم ہے نا کہ وہ اس طرح کے خوف پیدا کر کے اور اس طرح کا کر لیں گے تو کر لیں. ویسے وہ جب وہ لائٹر نوٹ میں اگر ایک وزیر اعظم یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت 50 روپے کم ہو گئی اور شام کو وزیر خزانہ کہتا ہے کہ نہیں جی 11 روپے کم ہوئی, تو میرا خیال ہے سب سے پہلے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جس نے 24 کروڑ لوگوں کو ایک جھوٹی خبر دے کے. اچھا ایک منٹ سارا صاحب, آپ نے بڑے اچھے یہاں پہ پوائنٹ ریز کی, لیکن میرا ایک دوسرا نقطہ بھی ہے اسی معاملے کا. رضوان رضی صاحب چلیں, ایک تو یہ بلا ٹلے گی نا صحافیوں کے اوپر سے کہ خبر کے اوپر جو ہے حکومتیں پریشان ہوتی ہیں, لیکن جو کیسز ڈالے جاتے ہیں بعض اوقات کبھی نشئی کے ڈال دیے جاتے ہیں, کبھی ایکسیڈنٹ کے کر دیے جاتے ہیں. یہ تو چلیں ایک مدعا کلیئر ہو جائے گا کہ جو ہے جس کی چیز پر غصہ ہے وہ فلانا کیس جو اس کے اوپر ڈالا جائے گا. لیکن سر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ قومی اسمبلی, سینیٹ, صوبائی اسمبلیوں سے حذف کردہ الفاظ شیئر کرنے پر بھی قید اور جرمانہ ہوگا. صحافی کی تو عموماً کوشش یہی رہی ہے کہ تمام حقائق عوام تک براہ راست پہنچائے جائیں. ضروری نہیں ہے بالکل اسی انداز میں پہنچائے جائیں, لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ بڑے سخت جملوں کا تبادلہ خیال ہوا, بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے. تو سر اس قدر سختی کی جائے گی کہ پھر زبان بندی ہو جائے گی, تالہ بندی ہو جائے گی؟ نہیں, زبان بندی یا تالہ بندی تو یہ نہیں ہے, لیکن دیکھیے اس کے میں اس کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر لوں. اچھا, اسار رانا نے یا نوشاد نے یا میں نے کوئی اگر خبر دی ہے اور ہم کسی ادارے سے منسلک ہیں اور جو ہماری خبر سے متاثر ہوا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں اس ادارے کے ایڈریس کے اوپر نوٹس بھیجتا ہے کہ اسار رانا صاحب یا رضوان رضی صاحب یا نوشاد صاحب یا نسیم صدیقی صاحب, آپ نے یہ خبر دی ہے, یہ خبر حقائق کے حوالے سے غلط ہے, آپ اس پہ معذرت کریں اور یہ میرا پوائنٹ آف ویو بھی چھاپیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک آپشن دستیاب ہے, ہم اس کے کہیں کہ بسم اللہ جی آپ اپنا نقطہ نظر عنایت فرمائیے, ہم اس کو چھاپ دیتے ہیں. اچھا, ہم تو ہو گئے, کلیئر ہو گئے, وہ بندہ بھی ونڈیکیٹ ہو گیا کہ جناب میرے خلاف غلط خبر چھپی تھی. لیکن جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر, اور یہ دیکھیے سائبر کرائم کے تحت آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ جرنلزم کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, یہ سوشل میڈیا پہ آنے والے, تعلق تو میں عرض کر رہا ہوں, آپ کو پتا اب تو جرنلزم کی بھی نارمز چینج ہو گئی ہیں نا, دیکھیں سوشل میڈیا کے تھرو بھی تم جرنلزم ہی کر رہے ہیں. نہیں, ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جرنلسٹک کنٹینٹ کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ وہ شخص بھی کھڑا ہے جس کے کوئی کریڈینشل نہیں ہے, جسے صحافت کی مبادیات کا بھی نہیں پتا, وہ آ کے ایک بات کہہ دیتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دینا چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں یہ متحدہ عرب امارات کے جو امیر تھے وہ تشریف لائے رحیم یار خان کے اندر, ان کا استقبال کیا پنجاب کی چیف منسٹر اور پاکستان کے وزیر اعظم نے. اس کے اوپر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیوز بنائی گئی اور ان کو شیئر کیا گیا پورے سوشل میڈیا کے اوپر. اب میں بھی کہ جرنلسٹ ان ویڈیوز کا بنایا جانا یا شیئر کیا جانا کسی فورم پہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, اور نہ مجھے کرنا ہے. اور میں نے اس بندے کو اپنی صف سے پرے بھی دھکیلنا کہ بھائی تو میرے اندر شامل نہ ہو, آپ کی آئیڈینٹی الگ ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اس کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا نا تو میں اپنی صحافت کا بھی بیڑا گرک کر بیٹھوں گا, اور جو مجھے صحافی کے طور پہ پریولیج دستیاب ہیں یا بولنے کی آزادی دستیاب ہے, میں اسے بھی غصب کروا بیٹھوں گا. یہ ہمارے دوستوں نے اکثر یہ غلطی کی ہے. مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کہ جب سے یہ قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے پیکا ایکٹ, اس وقت سے لے کر اب تک کچھ چوتھی یا پانچویں دفعہ اس میں ترمیم ہو چکی ہے, اور اس سے ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ جب حکومت وقت کو اس سے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ یا خطرہ ہوتا ہے, یہ اٹھا کر کوئی نہ کوئی ترمیم بیچ میں لے آتے ہیں. ایک ترمیم تو یہ ہوئی ہے نا کہ 3 سال کی بجائے سزا 5 سال کر دی گئی ہے. ہاں جی, 3 سال سزا بیلیبل ہوتی ہے. پہلی پیشی کے اوپر جج صاحب اس سزا کے اوپر سٹے جاری کر سکتے ہیں. 5 سال جیسے 3 سال 1 دن ہوتا ہے تو وہ بیلیبل نہیں رہتی. اس کے لیے پورے میرٹس ڈسکس کیے جاتے ہیں, اور میرٹ کی ڈسکشن کے دوران ملزم جو ہے یا مجرم ہے وہ جیل میں رہتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ اس کے اندر سب سے بڑی ترمیم کی جا رہی ہے. اچھا, دوسرا اس کے علاوہ کہ کنٹینٹ جو ہے وہ کہاں سے آپ نے اگر شیئر بھی کر دیا ہے, ایک تو ہے نا کہ آپ نے کنٹینٹ جنریٹ کیا اور وہ شیئر کر دیا, آپ نے کنٹینٹ نوشاد نے کنٹینٹ بنا کے پوسٹ کیا, میں نے شیئر بھی کر دیا.
نشاط صاحب بھی 5 سال کے لیے تلے جائیں گے, میں بھی 5 سال کے لیے تلا جاؤں گا, یہ اس ترمیم کے ذریعے لایا گیا, یعنی اس کے تھوڑا سا بلکہ بہت زیادہ وہ سخت بنایا گیا. تو میں اس میں جسے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے پہلے جو پیکا ایکٹ آیا تھا نا, سخت کس کے لیے؟ وہ کانٹینٹ جو حکومت کے خلاف ہوگا ان لوگوں کے لیے. میں عرض کر رہا ہوں 2016 والا جو ایکٹ آیا تھا نا, اس کے بعد وہ پیکا ایکٹ پی ایم ایل این نے بڑے ذوق و شوق سے بنایا تھا, اور وہ سب سے پہلا پی ایم ایل این کے خلاف استعمال ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور مجھے اس سے بھی یہی خدشات وابستہ ہیں کہ یہ پی ایم ایل این اس کو سخت کرنے جا رہی ہے. یہ ہر حکومت کے گلے پڑتے ہیں, یہ اس کے گلے پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نسیم صدیقی صاحب, ایک معاملہ یہ بھی ہے, دیکھیں اب جیسے یہ اس سلاٹ کا پہلا پروگرام ہے ہمارے چینل پہ کرنٹ افیئر کا, یہاں سے ہم بات کرنا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو بات رات کو 12 بجے جا کے ٹاک شوز کی ختم ہوتی ہے, اور ہمارے ہاں تقریباً یہاں پر 70 کے قریب ایسے چینلز ہیں, یا 50 کے قریب تو وہ ہیں جو کہ کرنٹ افیئر سے یا نیوز انڈسٹری سے وابستہ ہیں. تو آپ ملٹیپلائی کر لیں کہ ہفتے میں کتنے ٹاک شوز چلتے ہیں, کتنی بار گفتگو ہوتی ہے, کیا کچھ تو کرائٹیریا ہوگا نا, کس طریقے سے گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی, یا پیمرا ڈیسائیڈ کرے گا, یا وہ ٹریبیونل ڈیسائیڈ کرے گا کہاں پر کون سی بات کی کیا ہو سکتی ہے, یا پھر نشانہ تاک کے رکھا جائے گا کہ اچھا فلانے صحافی کو ذرا غور سے سننے, دیکھ لو کہ اس کے خلاف کیا بات ہو سکتی ہے, کیا کیس بن سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذریعہ بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا اپنے کوسچن کے اندر. جس طرح میرے بھائی اسحار رانا نے یا رضوان رضی نے بات کی, دونوں نے بالکل صحیح پہلوؤں کے اوپر نشاندہی کی, لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ پیکا ایکٹ پی ٹی آئی کے زمانے میں آیا تھا نا, تو صحافتی تنظیموں نے نیشنل اسمبلی کے سامنے ڈیرا ڈال دیا تھا اور بڑا شور مچایا تھا. اچھا میں کہتا ہوں بھلے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے, پی پی کی ہو یا پی ایم ایل این کی ہو, اگر تو وہ صحافیوں کے خلاف کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو سب کو یکجہتی دکھانی چاہیے. پھر جس طرح رضوان رضی صاحب نے کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی نا, میں 1000% ایگری ہوں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, سزا اور جزا ہونی چاہیے, کیونکہ جو ہمارا پیشہ ہے نا صحافت, اسحار رانا نے کہا کہ وہ 35 سال سے کر رہے ہیں, میں ان سے تھوڑا سا چھوٹا ہوں گا, میں 30 سال سے کر رہا ہوں, رضی صاحب 50-55 سال سے کر رہے ہوں گے عذرائے تفنن. تو بات یہ ہے, بوڑھے نہیں گئے رضی صاحب, عذرائے تفنن بھی کہہ دیتا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اس میں کسی کو پک اینڈ چوز کر کے نہیں کرنا چاہیے. آپ نے جس طرح پچھلے دنوں انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے تھے متی اللہ, ٹھیک ہے, آپ نے انہیں پکڑ لیا, پکڑ لیں انہیں. اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے تھے, غلط خبر دی, پکڑ لیں. آپ نے ان کے اوپر نشے کا ڈال دیا, یعنی کہ جہاں پہ وہ سگریٹ بھی نہیں پی. پھر آپ نے 26 نومبر والے واقعے میں ایسے پی ٹی آئی کے پولیٹیشینز کے اوپر کیسز بنائے جو اس دن اسلام آباد میں موجود ہی نہیں تھے. پھر ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا دل دکھتا ہے جب سیکیورٹی فورسز میں سے کسی کی پاکستان کی خاطر وہ اپنی جان قربان کرتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, ہمارا دل بھی خون کے آنسو روتا ہے. لیکن ان کی شہادت کے اوپر آپ نے عمران خان سمیت تمام کے اوپر پرچہ کاٹ دیا, جبکہ اصل ملزم آپ کے پاس حراست میں تھا. تو کم از کم یہ کام صحافیوں کے ساتھ آپ نہ کریں. اگر کوئی غلط خبر دیتا ہے, کسی کی خبر باؤنس ہوتی ہے, ایسی خبر باؤنس ہوتی ہے جس سے کسی دوسرے کی بڑی دل آزاری ہوئی ہے, یا جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں برطانیہ میں سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے وہ خبر آتی ہے, اس کے بعد وہاں پہ دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی خبر آپ ٹویٹر پہ دیتے ہیں, ایکس پہ دیتے ہیں, جس سے دنگے فساد شروع ہو گئے, آپ ضرور گرفتار کریں, لیکن کم از کم اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور جو صحافی سچ بولنا چاہتے ہیں ان کی آواز بند کرنے کے لیے آپ استعمال نہ کریں. بالکل, ایک ایسے لگتا ہے کہ صرف ایک طرف کے صحافی کو یا ایک طرف موقف رکھنے والوں کو جو ہے نا وہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ فہرست نکال کر دیکھیں, ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جا کے دیکھیں, پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو دوسری طرف کا موقف ہے جو حکومتی حمایت میں ہے اس کو تو کچھ نہیں کہا جا رہا, وہاں کی ری ٹویٹس بھی پھر سامنے آتی ہیں حکومتی وزراء کی طرف سے, لیکن پھر وہاں پر ایکشن لیا جاتا ہے. جو مخالفین جو پی ٹی آئی دور میں جو صحافی نیشنل اسمبلی کے سامنے احتجاج کر رہے تھے, آج وہ خاموش ہیں یا فیور کر رہے ہیں, تو خدا کے واسطے یہ کام نہ کریں. نشاط صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اگر ہم لوگ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کے حوالے سے بھی بات کریں جو کہ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی سے منظور ہوا, تو سر پاکستان کا موبائل انٹرنیٹ سپیڈ کے لحاظ سے میں نے کہا نا 111ویں ممالک میں 100ویں نمبر پر ہے. یہ ہمارا نمبر رینکنگ چیک کریں. براڈ بینڈ سپیڈ کے لحاظ سے 158 ممالک میں سے 141ویں نمبر پر ہے. سر ایک طرف ہم لوگ ڈیجیٹل پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں, مریم صاحبہ اچھی بات ہے, وہ چاہتی ہیں کہ پنجاب میں ایک آئی ٹی سٹی بنے. سر یہ کیسے پاسبل ہوگا, مطلب دس از امپاسبل اگر اسی طریقے سے معاملات آگے بڑھتے رہے تو, کیونکہ یہاں پر کوئی اہم فیصلہ آتا ہے تو انٹرنیٹ کی سپیڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے. وہ شاخ نہیں پکڑی جا رہی ہے, اصل میں شاخ پکڑی گئی نا تو پھر یہ مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے ہاں. یہ وہ شاخ جو ہے یہ مسائل اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں. شاخ بڑی چلاک ہے ویسے ہی ہے. مزے کی بات وہ سمندر میں بھی نہیں, وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے. میں نے وہ شارک ان سے ملوائی ہوئی ہے, آپ کو اگر یاد ہو تو.
अब मसला ये है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, ये है कंफ्यूजन। इसको कहते हैं कि आप ये कंफ्यूजन होती है हुकूमती हलकों में, या आपके जो अरबाब इख्तियार हैं उनके मसाइल होते हैं कि वो बैक वक्त बहुत सारे काम करना चाहते हैं। मैं दो चार बातें जो है पिछले टॉपिक से मुताल्लिक जरूर करना चाहता हूँ। ये PFUJ जो है वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट का इंडिया दे रही है कि वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कानून नहीं है तो आप मतीउल्लाह को पकड़ने के लिए उसके ऊपर आइस डालने की कोशिश करते हैं। ये जो तरीकाकार है, इससे सिर्फ आप अपना मजाक उड़वाते हैं और कुछ नहीं करते। ये जब कमजोरियां जो है ना, अपनी कमजोरियों और कोताहियों को छुपाने के लिए जब आप इस तरह के मामलात का सहारा लेते हैं तो प्रॉब्लम आती है। सहाफी जो है वो किसी कानून से नहीं डरता, मैं आपको बरमला कह रहा हूं। अभी एक छोटी सी बात कही है राणा साहब ने, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ वो सहाफी हैं जिन्होंने जो है वो जेलें भी काटी हैं, जिन्होंने सजाएं भी बर्दाश्त की हैं, उन्होंने किसी कानून की परवाह नहीं की। वो इंफॉर्मेशन जो उनके पास थी उन्होंने दे के ही उनको दम आया है, वरना अच्छा निशात साहब, आपने बड़ा ही रेलेवेंट यहाँ पर पॉइंट डाला है। जब आपने निसार राणा के हवाले से बात की ना, तो राणा साहब से मुझे राणा सनाउल्लाह साहब याद आ गए। मेरा एक पॉइंट ले लीजिएगा, ताकि मैं चाहती हूँ कि मुझे आपकी रहनुमाई उसके ऊपर भी मिले। सर, राणा सनाउल्लाह साहब पर जब मनशियात का केस डाला गया था, तो आपको याद होगा उस वक्त जो राजा इनाम साहब थे, जो कि जिनकी अब तैनाती हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सर मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि वो अशखास या वो बड़े बड़े ओहदे रखने वाले जो टीवी पर आकर अगर फेक न्यूज या झूठी खबर या झूठे मुकदमों का प्रचार करेंगे, तो सर क्या उनके खिलाफ भी ये पीका एक्ट जो है वो हरकत में आएगा? वो जो दो बंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी 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 राणा सनाउल्लाह के बिल्कुल बिल्कुल जिसमें से एक जज साहब, हाँ जी, और अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए हैं, हो रही है हाँ। असूली तौर पे तो ये जो है ये उन पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि कानून जो होता है वो कानून किसी शख्स या किसी उसको देख कर नहीं इस्तेमाल होता। हाँ। कानून तो इसीलिए तो उसकी देवी जो है उसको उसके आंख पे पट्टी बांधी गई है कि वो जो वो ये देखता नहीं है कि सामने कौन है, चाहे हुक्मरान है, चाहे अवाम है, चाहे वहां पे एक आम आदमी है, चाहे जज है, चाहे कोई भी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो क्लासिफिकेशंस हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं और बड़ी क्लियर कट है। नसीम सिद्दीकी साहब अभी कह रहे थे कि जी वो पहले वहां पे एहतजाज करते थे, अब एहतजाज नहीं कर रहे। अब यकीनन एहतजाज करेंगे, जब उनकी जान को बान आती है तो वो भी एहतजाज करने पे मजबूर हो जाएंगे, करेंगे। लेकिन मैं आपको इससे मावरा होकर एक बात बता रहा हूं कि देखिए सहाफी जो है उस पर आप जितनी मर्जी पाबंदियां आयद करने की कोशिश करें, जितने मर्जी कवानीन ले आए, वो अपनी बात कहने से रुकता नहीं, क्योंकि सहाफी होता ही वो है जब उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हमारे यहाँ जरा और तरह से मिसाल दी जाती है, उसको सांस नहीं आता, उसके बाद तो इसलिए ये तो मुमकिन नहीं है। बाकी बात, हाँ वो बहुत सारे ऐसे लोग जरूर हैं। देखिए हमें थोड़ा सा प्रैग्मेटिक भी होना चाहिए ज़रियाब। हमारे यहाँ बहुत से लोग सहाफियों के रूप में भी मौजूद हैं। हम पैराट्रूपर्स कहते थे उन्हें, वो जो कहीं से मखसूस इदारों के लोग लाए गए, उनको बिठाया गया टीवी स्क्रीनों पर और एक मुहिम चलाई गई पूरी कई साल तक। इस तरह के बहुत से मामलात हैं जो हमारी अपनी सफ़ों में भी। मुझे ये बताइएगा, उन सहाफियों के हवाले से भी कोई क्या कहते हैं केस बनेगा जो कि अदालती फैसले आने से पहले केसेस को सुना देते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं ये तो होगा ही? देखिए हमें इसकी फेवर करनी चाहिए, क्योंकि हो ये रहा है कि हम तो मैं और आप जो प्रैक्टिकल सहाफी हैं वो तो इस सिस्टम को इस तरह से रोक नहीं सकते, क्योंकि ये देखिए कि जो मालिकान हैं या जो अरबाब इख्तियार हैं, ये जो पीछे जो मामलात तय करने वाले लोग हैं, वो तो आपस में मिलजुल कर वो चीजें तय कर रहे होते हैं कि जिसके बारे में हमें इल्म भी नहीं होता। और फिर हमारे जरिए अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती तो वो क्या करते हैं, वो मैं जिन पैराट्रूपर्स की बात कर रहा हूं उनको लाके बिठा देते हैं, स्क्रीनें ऑक्यूपाई करा लेते हैं। नतीजा ये है कि मेरे और आप जैसे जो प्रैक्टिकली जो आमिल सहाफी हैं उनकी ना जगह बनती है और ना उनकी कोई वर्थ वैल्यू रहती है, क्योंकि वहां पर उनकी मर्जी से काम करने वाले लोग जो है जो पपेट्स के तौर पे काम करते हैं वो आगे आ जाते हैं। मैं बहुत से इदारों की मिसाल आपको दे सकता हूं, वहां पपेट्स बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हुए हैं। तो शाह साहब जो लोग बिठाते हैं उनके बारे में कुछ कहेंगे, उनके साथ क्या करना चाहिए जो बिठा देते हैं? वही तो पीका एक्ट ला रहे हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए कानून जब अपना शिकंजा कसेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो लाकर बिठाने वाले हैं वो लाकर बिठाने से कासिर हो जाएंगे, क्योंकि जो उस किस्म के सहाफी हैं उनका मामला जो है वो इसके साथ अहम पहलू ये भी है। मैं ये देखिए, अच्छा मुझे ब्रेक लेने दें। मेरा एक फिक्रा ले ले, जो बिठाते हैं वो उठाने के लिए फिर कवानीन में तरामीम लाते बिठाने वाले के बारे में भी कानून आना चाहिए। चले बस कोई कमेंट है कि साराना साहब भी करना चाह रहे, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है फिर आगे। जी सार साहब।
अब मैंने बस ये कहना था कि शायर पीका एक्ट में ये कह रहा है कि जो हमारे लोग झूठ बोलते हैं वो तो हमारी मर्जी से बोलते हैं, सामने वाला सच जो है ना वो भी हमारी मर्जी से बोले, नहीं तो उस पे लग जाएगा। बाकी हमारे बैठ के ये कह दे इतनी सजा होगी, फला खत्म हो गया है, फला ये हो गया, उनकी खैर है, कोई नहीं, वो हमारे गोद के पाले हुए ठीक है। बच्चे तो हैं, उनकी वक्त खैर वक्त का तयन होता है कि कौन सा टॉमी और फिर कौन सा कुत्ता है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं स्टेट इन पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जजेस में इख्तियारात की जंग जो है वो मजीद अब संगीन होती चली जा रही है, क्योंकि आज जब बेंचेस इख्तियारात केस की समाअत हुई तो वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो इसका जो है वो आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं है, कोई ऐसे ही डर जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इसके बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो एक बार फिर से आईनी बहरान के दहाने पर है। वहाँ पे इस बात का तयन नहीं हो पा रहा है कि कौन सा केस जो है वो किस बेंच ने सुनना है। रिजवान रज़ी साहब, अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे, ये पता ही ना चल सके कौन सा किसने सुनना है और कौन सा किसके पास जाएगा, और फिर वैसे ही एडिशनल सुप्रीम कोर्ट की तरफ, रजिस्ट्रार की तरफ से भी इस तरह की गलतियां बार बार दोहराई जाने लगे हैं, तो आपको लगता है कि एक और नया आईनी बहरान जन्म ले लेगा? देखिए, पार्लियामेंट की या पार्लिमानी जमहूरियत की या जमहूरियत की यही होती है कि हम एक फ़ैसला करते हैं, वो गलत साबित होता है, हम उससे रजू करते हैं और फिर नए फैसले तक पहुंचते हैं। डेनमार्क की पार्लियामेंट ने वहाँ पे मर्द को अपने आप को खातून और खातून को मर्द डिक्लेयर करने का कानून पास किया। 1 साल में उनकी सोसाइटी के साथ डिज़ास्टर हुआ और उन्होंने वो फैसला रिवर्स कर दिया पार्लियामेंट के ज़रिए। मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में घड़मास मचा हुआ है, इसका पूरे का पूरा क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई को जाता है। अच्छा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेकिन पे तरमीम तो नून लीग लेकर आई थी। नून लीग ने तरमीम करवाई थी, स्क्रिप्ट तो ये लेके आए थे ना। इन्होंने तो नून लीग की सारी तरमीम डिसमेंटल कर दी थी और कहा था कि हम देंगे। अच्छा, मतलब और मौलाना सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है जो इस तरमीम के बेनिफिशियरी आप कह रहे हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब देखिए, ओरिजिनल तरमीम ये थी कि 2 अलग कोर्ट बना देते हैं, आईनी बेंच, आईनी कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली अलग हो। इन्होंने कहा कि जी आप अलग ना कीजिए, आप बेंच कर दीजिए। मेरे जैसे खाकसारों ने उस वक्त भी कहा था कि भाई जब बेंच होगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे फड्डा पड़ेगा, आप अलग से कोर्ट रहने दीजिए। लेकिन उस वक्त ना मौलाना हमारी सुन रहे थे, ना बैरिस्टर अली गौहर साहब सुन रहे थे, ना कोई और सुन रहा था। उन्होंने ये तरमीम कर ली और पीएमएलएन ने भी उसको एंडोर्स कर दिया, क्योंकि उसे 26वीं तरमीम करवाना थी, उसे सस्टेन करना था। अब ये तरमीम जो है ये इस वक्त उसने अदलिया को अमलन, जिसे कहना चाहिए, उज़्वे मुअत्तल बना दी। ठीक है, और मामला आगे नहीं बढ़ पा रहे, मामला डे टू डे अफेयर्स के अंदर रुकावटें आ रही हैं। इसका मतलब है कि मामला फिर पार्लियामेंट के पास आने वाला है। ये वाली डाइकोटमीज जो हैं उनको दूर करने के लिए, तो देखिए इस दफ़ा क्या होता है उसके अंदर, मुझे जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है वो कोई सेहतमंद सूरत हाल नहीं है। अदारा जो है वो अवाम की नज़रों के ऊपर भी और आलमी सतह के ऊपर भी बेवकत हो रहा है। ठीक है, और ये वो अदारे हैं जिनके पास मुझे, नसीम सिद्दीकी को, राना साहब को, नौशाद को रिलीफ के लिए जाना है। बिल्कुल ठीक है, वो अदारा बेवकत होगा तो ये हमारा जाती नुकसान है। ठीक है, इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये सिचुएशन ख़त्म होनी चाहिए। ये जो अदारों के दरमियान चश्मक है, हाँ, वो खत्म होनी है चाहिए। या चपकलिश है, वो ख़त्म होनी चाहिए। ठीक। और अदारों को अपने अपने लिमिट्स के अंदर और अपने अपने इख्तियारात के अंदर रह के काम इसारा साहब, इदारे अपने लिमिट्स और हदूद का तयन कैसे करेंगे? क्योंकि सवाल निशान तो यहाँ पर बहुत बड़ा है ना। जब 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी तब ये इख्तियार हम लोग भी ये डिस्कस करे थे, तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूद जज हैं, याहिया अफरीदी साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, ये फिर कौन से केस सुनेंगे? कहा गया जी ये प्रॉपर्टी के केसेस सुनेंगे, ये टैक्सेस के केसेस सुनेंगे। अब जब एक आम साहब केस सुन रहे थे तो वो भी उठा के कॉज लिस्ट से उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, ना वो होता ना मामला यहाँ तक पहुंचता। तो फिर कौन है वो लोग जो कि बेंची इख्तियारात से खाइफ नजर आ रहे हैं? जब आप अपने इख्तियारात किसी और के हवाले कर देंगे ना कि आप हमारा फ्यूचर जो है वो तय करें, फिर ऐसे ही होता है। ये जो 26वीं तरमीम, चाहे वो पीटीआई है या कोई भी है, उसके 2 बुनियादी नुकात थे, 3। एक थी एक्सटेंशन और एक थी जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना, और कोई तीसरी चीज नहीं थी। अगर कोई कहे कि जी इसके अलावा कोई तीसरी चीज थी तो मैं समझता हूं कि वो फिर उसके ऊपर पीका ऑर्डिनेंस लगना चाहिए।
क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो यही हैं ठीक। कि आपने कुछ एक्सटेंशन देनी थी, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था। आपको ये नजर आ रहा था कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस हुए तो जो रिजीम चेंज का फार्मूला लेके हम चले और हमने पाकिस्तान की फटियां बांधी हैं, वो तो फिर हम अपनी मर्जी नहीं कर सकेंगे। तो फिर आपने कहा कि जी फिर इस तरह के कोई रास्ता निकाल लिया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अब अगर आप नकल कर सकते हैं और अकल नहीं कर सकते तो उसमें मैं तो कोई 10-20 ट्रक आपके लिए अकल के नहीं तोड़े गिरवा सकता कि आपको दे दें। भाई आपको जब बुनियादी चीजों का इल्म नहीं है कि आप एक काम करने जा रहे हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, तो फिर अब आप भुगते। आप कहा हम 26वीं तरमीम लाएंगे, कहा 26वीं तरमीम लाओ, कहा जस्टिस मंसूर शाह तो होंगे, उन्होंने कहा तो वो तो होंगे। और वो जब तक हैं, आपने पहले इससे पहले काजी फायज ईसा से पहले जिस चीफ जस्टिस ने बनना था उसको डरा धमका के भगा दिया और फिर आपने ऐलान किया कि धूम दबा के भाग गया। इतना पिस्ड ऑफ किया जाए इस तमाम तर एक्टिविटी से कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मतलब मुस्ताफी ही हो जाएं, मतलब ये नहीं कि आपको लगता है कुछ इस किस्म की भी एक्टिविटीज जो है नहीं, और भी 2-3 जज हैं, आयशा मलिक हैं और मेरा ख्याल जस्टिस शकील हैं, वो एक फहरिस्त है जो नजर खटक रहे हैं कि इनको निकाल देंगे तो फिर रावी चैन ही चैन लिखेगा। ठीक है, पता नहीं रावी को कौन लिखना सिखाएगा कि वो चैन ही चैन लिख दे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम ये जो आप कह रही हैं, रजी भाई ने भी कहा, बाकी भी कि सूरत हाल बड़ी मायूस कुन है, मैं इसे बड़ी पॉजिटिव करार दे रहा हूँ कि कहीं तो रेजिस्टेंस है, कोई तो खड़ा हुआ है, कोई तो आइन के तहफ्फुज के लिए अब खड़ा हुआ है, वो कोई तो ऐसा है जो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। बाकी सारे लंबे पैगन हैं तो मैं की कर सकता। अच्छा दुशाद साहब मुझे ये बताइएगा, जब हम लोग 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहते हैं ना कि इसके हवाले से जब केस की समाअत होनी है, तो जब मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बात होती है तो कुछ लोगों की राय ये होती है कि चूंकि ये अगर खिलाफ आया, मतलब यानी कि रिवर्स हो जाती है तरमीम, तो उसके तो बेनिफिशरी वो होंगे। तो मेरा सवाल ये भी है कि सर अगर ये जस्टिस दीन खान वाला बेंच सुनता है, आईनी बेंच वाला सुनता है, तो सर उसके तो बेनिफिशरी वो खुद बैठे हुए हैं, फिर बेहतर नहीं होगा कि फुल कोर्ट ही इस केस की समाअत कर ले ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि जो इस तरमीम, चूंकि 26वीं आईनी तरमीम आइन है, आइन का हिस्सा है और वो इस वक्त काबिल अमल है। जब तक वो काबिल अमल है तब तक तो जो आईनी बेंच है उसकी जो फुल कोर्ट है वो आईनी बेंच ही उसकी फुल कोर्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें जो दीगर जज साहिबान हैं वो उसको उसमें शामिल किया जा सकता है। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तनासुब में अगर देखा जाए तो वहां पर हुकूमत के पसंदीदा जजेस की तादाद ज्यादा है, तो कैसे ये इसको इसकी मतलब शफाफियत पर आपको नहीं लगता सवालात उठ जाएंगे? जी बिल्कुल, बेशक सवालात उठते रहे, सवालात तो 26वीं आईनी तरमीम पर भी उठे हुए हैं और इसके अलावा भी उठते रहे, और सवालात काजी फाइज ईसा साहब पे भी उठते थे, उमर अता बंदियाल पे भी उठते थे, हर एक पे उठते थे। सवालात का मसला नहीं है। मसला ये है कि इस वक्त आपके पास कौन सा आइन है मौजूद है जिसके तहत आपने ये इस मामले को आगे ले जाना है। सो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके मुताल्लिक 26वीं आईनी तरमीम के बाद, मेरा ये ख्याल है, हो सकता है गलत हो क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी मामला आइन से जुड़ा हुआ होगा, उसकी तशरीह से जुड़ा होगा, वो आईनी बेंच ने ही तय करना और उसी का जो बेंच है वो फुल कोर्ट होगी। आप ये कर सकते हैं कि आप तमाम जज साहिबान को उस आईनी बेंच का पहले हिस्सा बना लें और फिर उसको फुल कोर्ट करार दें, लेकिन ये मुमकिन शायद ना हो कि बाकी दीगर जजेस जो है उनकी फुल कोर्ट बिठाई जाए। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी ये अंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात यह देखिए, वो किस वजह से की गई थी 26वीं आईनी तरमीम, आपको इसार राना साहब ने बता दिया है। जो मामलात इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी। अल्टीमेटली आपने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आप लेकर आए हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, लेकिन ऐन मुमकिन है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इससे पहले का जो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर था वो जब खड़ा किया गया था तो शुरू में प्रॉब्लम्स आती रही हैं। कोई भी काम करने से पहले प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उन मसाइल को काबू कर लिया जाता है, हल कर लिया जाता है। जब हल हो जाती है तो एक सेट पैटर्न बन जाता है जिससे आपके मामलात जो है वो आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। आईनी बेंचेस या आईनी अदालतों का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में मौजूद नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि अगर आप उसको गलत अंदाज से करेंगे या उसमें गलतियां करते रहेंगे तो स्ट्रक्चर कोई भी अच्छे से अच्छा भी होगा, उसके अंदर गलतियां होती रहेंगी, कोताहियां होंगी तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। ठीक है निशात साहब, पॉइंट आपका आ गया, लेकिन सिद्दीकी साहब ये तो उनका तज्जिया है ना, मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि एक आम तासुर ये जाता है कि चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हक में होगा उसका उस आईनी तरमीम का रिवर्स होना, तो वो तो चाहेंगे कि केस उनके सामने लगे, वो उसके ऊपर सुनवाई दें। लेकिन मेरा मानना ये भी कि इसके बेनिफिशियरी तो 26वीं जो आईनी बेंच बना हुआ है
है वो भी लोग तो है ना, तो बेहतर ये नहीं होगा कि मतलब इनकी फुल कोर्ट में ये मामला चला जाए कि जिससे मसाइल जो हैं वो बेहतरी की तरफ उसका कोई हल निकलता हुआ हमें नजर आए, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब तो प्रोटोकॉल एंजॉय करने के अलावा तो कुछ और करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। जरा आप देखें, जो काम बदनीयती पे मुबनी होगा उसका रिजल्ट कैसे अच्छा आ सकता है। जिस तरह आईनी तरमीम, आइन की बात होती है, आइन मानता कौन है? आपने 90 दिन में कोई इलेक्शन नहीं कराए, और मखसूस नशस्तों की जब बात आ गई, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों का फैसला है, वहाँ पे आपको आइन नज़र ही नहीं आता, आइन की सुपरमेसी है ही नहीं। यहाँ तो मामला चल रहा है कि जो मुझे पसंद है वो आइन है। आपने भुट्टो साहब का भी जो आइन बना था, तमाम अपोजिशन उस पर राज़ी थी, किसी को अगवा नहीं किया गया था, उस पर बहस हुई थी, तब जाके वो आइन बना था। हालांकि उस असेंबली को भी इख्तियार नहीं था, क्योंकि वो जो इलेक्शन हुए थे वो पूरे पाकिस्तान के हुए थे, और उसके बाद आधा पाकिस्तान टूट गया था, तो इस पाकिस्तान के नए इलेक्शन हो जाते। बहरहाल ये एक नई डिबेट है। जब आपने रात के अंधेरे में और जल्दी की वजह से ये आइनी तरमीम की, आपका सिर्फ नुक्ता नज़र ही ये था कि मंसूर अली शाह किसी तरह जो है वो चीफ जस्टिस ना आए, और जब आप इस तरह करके अपने फेवरेट पिक एंड चूज करके आप आइनी बेंच के सरबराह लाएंगे, जो खुद ही अपने आप को वोट देके आइनी बेंच के सरबराह बन रहे हैं। याहिया अफरीदी जूनियर थे, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का ये सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था कि जो सीनियर है वो ऑटोमेटिकली बन जाता था, और उसमें कोई एम्बिगिटी या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन पहले आपने जस्टिस एजाजुल हसन जो अगले चीफ जस्टिस होने वाले थे, काजी फाइज ईसा, उनके खिलाफ जो भी मामला हुए, फिर आपने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका, और अभी जिस तरह नौशाद साहब ने कहा है कि आइनी बेंच, आइनी मामला वही बेंच सुन सकता है। भाई जो बाकी जज है, क्या उनको आइन पे कोई दस्तरस हासिल नहीं है? क्या वो आइन के माहिर नहीं है? जस्टिस मंसूर अली शाह 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उनकी कितनी ग्रिप है आइन के ऊपर, उनके दुश्मनान भी मानते हैं, सीनियर मोस्ट है। अतर मनिल्ला साहब की क्या जो आइन के ऊपर उनकी तहकीक या उन्होंने जो किए हैं अपना फैसला एज अ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, किसी मतलब इतराज़ हो सकता है, हम किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि भाई उसने फलां का साथ दिया, लेकिन जज तो है ना। या तो हम सुप्रीम कोर्ट को ना माने, उनके जजेस को ना माने, जो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। जिस तरह रिजवान रजी साहब ने कहा था कि पूरी पाकिस्तान की नज़रें उनकी तरफ होती हैं कि यार हमें इंसाफ मिल जाए, वो 148वें नंबर पे आ रहा है, वो कैसे इंसाफ देगा? तो जब तक अपने मामला दुरुस्त नहीं करेंगे, और ये मामला बड़े अरसे से चल रहा है ना, फाइज ईसा साहब भी खत लिखा करते थे, जब वो खुद आके बैठे तो वो और एक आम तासुर यही कायम हो रहा है कि ये मामला भी यहीं पर नहीं थमेगा, ये मजीद इसमें जो है ना आगे चलकर 1997 और 2007 के वाकयात याद रखें कि जब भी जज हजरात खड़े हो गए थे, जो ईमानदार है, जो नॉलेजेबल है, जब जज खड़े हुए तो उन्होंने उस वक्त की नून लीग की हुकूमत को भी शिकस्त दी थी, और जस्टिस इफ्तिखार वाले दौर में मौजूदा मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि सिर्फ हुक्मरानों के खिलाफ नहीं, आइन का जो हुलिया है ना उसके बिगाड़ने वालों के खिलाफ जो है वो अगर लोग खड़े हो जाए, हाँ, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वज़ीर खजाना साहब के हवाले से, जिन्होंने आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तकरीब से खिताब किया है, और एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट उन्होंने कहा अपना घर ठीक किए बिना कर्जों के बोझ छुटकारा पाना मुश्किल है। क्या वो वाकई दुरुस्त कह रहे हैं? I will discuss after the break. Stay tuned. वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तकरीब से खिताब किया वज़ीर ख़जाना साहब ने, और उन्होंने कहा कि अपना घर ठीक किए बिना कर्ज़ों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। अक्सर औकात वो मुख्तलिफ फोरम्स पर इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो कभी प्रेस टॉक में भी इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या दीगर सूबों के वज़रा बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका ताल्लुक वज़ीर ख़जाना की जो अदाद शुमार है उनसे मुख्तलिफ है, क्योंकि वो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन वज़ीर ख़जाना आकर बताते हैं कि नहीं भाई असल कहानी तो ये है। कुछ फिगर्स में यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि एक बरस में मुल्क के अंदरूनी कर्जों में 3,919 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। जब महंगाई बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, अंदरूनी कर्जों का बोझ बढ़ रहा है, तो सिंपल सा सवाल है कि फिर अपना घर ठीक होगा तो होगा कैसे? आपके पास कोई फॉर्मूला है रज़ी साहब जिससे अपना घर ठीक हो जाए? देखिए, फिलहाल पाकिस्तान को 16 से 17 अरब डॉलर की गैप का सामना है जो उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर है। आप कहेंगे कि ये 3 साल पहले ये 16 से 17 अरब डॉलर कहाँ से आता था? 3 साल पहले पाकिस्तान के हमसाये में अमरीकी अफवाज बैठी हुई थी, और वो हर महीने इससे ज़्यादा तकरीबन को 3 गुना रकम वहाँ पे खर्च करते थे। जो उनकी रोज़मर्रा ज़रूरियात का हिस्सा ज़्यादातर चूँकि पाकिस्तान से जाता था, अमेरिकन का ख़ास तौर पे और ब्रिटिश का जो वहाँ पे सोल्जर्स मुकीम थे, तो इसलिए वो पैसा घूम फिर के पाकिस्तान की मईशत में आ जाता था। जब से वहाँ से अमेरिकन गए, हम उस ना सिर्फ कि उस डॉलर से महदूद वो जो 6 से 7 अरब डॉलर का उधर से ऑर्डर था उससे महरूम हुए,
बल्कि उससे मज़ीद बना ये हुआ कि अफ़गानिस्तान ने अपना मुल्क चलाने के लिए भी पेशावर, कोयटा और कराची से डॉलर ख़रीद के वापस अफ़गानिस्तान स्मगल करना शुरू कर दिए। तो वो भी एक बर्डन क्रिएट हो के ये तकरीबन 17 से 18 अरब डॉलर का बनता है। इसी वजह से हम मज़ीद कर्ज़े लेने पे मजबूर हैं डॉलर टर्म के अंदर। इसी वजह से अफरात ज़ारे में इम्पोर्ट करते हैं, चीज़ों की कीमतें या तो बढ़ती हैं या कम नहीं होती, एक जगह के ऊपर सस्टेन नज़र आती है। पहली तो ये बात है। तो हमें ज़्यादा डॉलर कमाने चाहिए और अपने बॉर्डर्स के ऊपर जो स्मगलिंग हो रही है करेंसी की, कम अज़ कम उसे तो रोकना चाहिए। एक तो औरंगज़ेब रमदे साहब का ये कहना था। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की मईशत बहरहाल हमारी एक्सपोर्ट उतनी तो नहीं है ना जितनी हमारी इंपोर्ट्स है। हाँ जी। ठीक है ना। और हम अपने चादर देख के पांव फैलाने के ऊपर राजी नहीं है। स्टेट का स्ट्रक्चर इतना बड़ा बन गया कि उसकी कॉस्ट जो है वो हमारा मौजूदा टैक्सेस का निजाम उठा नहीं पा चादर देखकर पांव फैलाने की जिम्मेदारी सिर्फ अवाम पर ही आती है। मैं स्टेट पे आ गया हूँ। अगला फिक्रा मैंने क्या कहा है कि स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा गया है, स्टेट क्राफ्ट उसको कह लें। वो आप भले वो यूनिफॉर्म वाला है, भले वो काले चोगे वाला है, मतलब हमारे जजेस अमेरिका के जजेस से ज्यादा तनख्वाह ले रहे, ठीक है, और डिलीवर क्या कर रहे हैं? लड़ाइयाँ 128 नंबर आउट ऑफ 139, नहीं 139 टोटल रेटिंग थी, उनमें से 128 नंबर हमें डिलीवर कर रहे हैं। और तनख्वाहें और पर्क्स एंड अलाउंसेस इनके जो हैं वो दुनिया के तमाम जजेस से ज्यादा है। तो मेरा मतलब है इसी तरह हमारे बाकी जो अदारे हैं वो भी चाहते हैं कि वन वे और द अदर रिसोर्सेज हमें दिए जाए। गाय तो वही है, रिसोर्स तो वही है, खेत तो वही है जिन्होंने उगाना है। तो अगर उनको सब कुछ दे देते हैं तो गरीब आदमी के लिए जो सड़क पे ठेला लगाए खड़ा है और जिसका ज्यादा दुख मेरे भाई इसार राना को होता है, हर प्रोग्राम में उसका इजहार भी करते हैं, उसके लिए कुछ बचता ही नहीं रियासत के पास। जब उसके लिए इलाज की बात आती है तो रियासत कहती है फंड मुक गए ने। जब उसके लिए हेल्थ की अपना उसकी फैसिलिटेशन की बात आती है, सिविक फैसिलिटीज़ की बात आती है, सीवरेज की बात आती है, साफ पानी की बात आती है, रियासत हाथ खड़े कर देती है। यानी एक साहब जज बन गए, वो क्या कसूर हो गया इस कौम का यार? अगर वो जज बन गए ताहयात उनको जनाब 2000 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तनख्वाह के बराबर पेंशन मिलेगी। सब आप यहाँ पे जजेस साहब को तो जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो हुकूमती वुजरा की जो तनख्वाहें बढ़ी हैं वो भी हमारे सामने ही हैं। आप अंदाजा कीजिए 2000% हमने उन तनख्वाहों के अंदर इजाफा कर दिया है। वो ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ वाला जो कि नौशाद अली नहीं कर सकते, लेकिन उसके आप अंदर नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, चले मैं मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। एक और बड़ा अहम मामला है नसीम सिद्दीकी साहब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये जब नहीं होगा तो डेफिनेटली कारोबारी मार्केट जो है वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकेगी, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग अपने छोटे लोअर तबके के हवाले से बात करते हैं ना, जो हमारे रेडीबान हैं या जो दीगर लोग हमारे हैं, लेकिन सर एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उन लोगों के लिए भी जो मिडियोकर्स हैं, जो मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, सर वहाँ पे अगर इस काम नहीं हो पाएगा तो फिर मौशी तरक्की कैसे पॉसिबल है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने चीज़ की है, और हमारे मुल्क में इसीलिए इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि जब वो पहले आ चुके होते हैं तो यहाँ पे ईज़ ऑफ बिजनेस, हालांकि हमारे आर्मी चीफ साहब ने बड़ी कोशिश की है, SIFC इसीलिए बना था ताकि ईज़ ऑफ बिजनेस हो, लेकिन अभी तक की SIFC की आप परफॉर्मेंस देख लें, क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेसी की रेड टेप है ना, ये किसी को काम नहीं करने देती। और दुनिया भर से जो इन्वेस्टर है उसके पास तो हम तो कहते हैं ना कि आप हमारे पास इन्वेस्ट करें, लेकिन जो इन्वेस्टर बाहर बैठा है उसके पास होल ऑफ द वर्ल्ड पड़ी है ना, वो भारत जा सकता है, वो दुबई जा सकता है, चाइना, मिडल ईस्ट, कहीं पे भी जा सकता है। तो हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन बात वही आती है कि जिस तरह हम यहाँ बात करते हैं कि हम मीडिया की इंडस्ट्री में एक इनकलाब लेके आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे इंटरनेट की स्पीड है, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक वजीर थे, उन्होंने एक गांव का दौरा करना था, ब्यूरोक्रेसी ने वहाँ पे स्कूल के अंदर कंप्यूटर सेट कर दिए, बच्चे बिठा दिए, सब चीज़ें हो गई। जब वजीर साहब गए तो देखा हर बच्चा बैठा कंप्यूटर पे काम कर रहा है, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि बच्चों आप बताइए कोई आपको अगर चीज़ चाहिए हो, कोई मैं खिदमत कर सकता हूँ। तो सब बच्चों ने कहा कि हमारे गाँव में बिजली नहीं है। तो इंटरनेट इसी तरह हमारे मुल्क में है कि ना आप यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं, ना आपके नादरा के जितने भी फॉर्म्स हैं, पासपोर्ट के फॉर्म है, वो ओवरसीज जो आपको डॉलरों में पाउंड्स में पैसे देते हैं ना, वो वहाँ पे सही तरह डाउन होते हैं। तो जब तक आप ईज ऑफ बिजनेस नहीं लाएंगे, और जो रिजवान रजी साहब ने बात की, आपने डॉलर कमाने का क्या तरीका है? आप टूरिज्म को प्रमोट करें, आप एक्सपोर्ट्स अपनी करें, आप उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। आपका क्विक रहूंगी मैं नौशाद साहब, आपकी तरफ भी। सर हुकूमती पॉलिसियों से बड़े नाला हैं हमारे बिजनेसमैन, सर क्या ऐसा हो कि कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहे? क्विक रहिएगा प्लीज।
सिर्फ वही नाला नहीं है, हम सब नाला हैं, मीडिया भी नाला है, सारे नाला है। मसला ये है कि ये जो है ना, अगर आप मुझसे पूछे तो ये आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रहे हैं। देखिए दुनिया में ना स्मार्ट गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। आप देख लीजिए जो अमेरिका जैसी मईशत जो है वो मजबूर है, उसने डॉज बना दिया है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के। वहां पर भी वो समझते हैं कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो है वो बड़ी लो है उनके हिसाब से। तो ये जो मसाइल है ना कि जनाब अगर कोई जज साहब लग गए और वो मजे की बात है उनकी पेंशन तकरीबन तनख्वाह के बराबर ही है, और फिर उसके साथ जो मुराद है वो भी माशाल्लाह है। और अगर लेजिस्लेटर्स को जरूरत पड़ेगी तो उनकी तनख्वाह जो है वो एक रात के अंदर जो है वो अपनी तनख्वाहें जो है वो कई 1000% बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर मेरी और आपकी बात आएगी तो वो बिल जो है वो पता नहीं वो कायमा कमेटी तो जाने दूर की बात, वो उसके ऊपर बात करने को भी तैयार नहीं होगा। जड़ी है वो भी नहीं मिलती। हाँ जी, ये जो रवैये है ना, इस रवैये ने हमें मसला बनाया हुआ है। और ये जो हाउस इन ऑर्डर करने की बात है, नवाज शरीफ ने जब की थी तो आपने देख ही लिया था उनका क्या हाल हुआ था। ये हाउस इन ऑर्डर बड़ी जगहों पे करने की जरूरत है, सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है, सिर्फ मईशत नहीं है, हमें अपने रवैये भी तब्दील करने हैं, अपना तर्ज जिंदगी भी तब्दील करना है। आप देख लीजिए यहाँ किसी के पास को जरा सी कोई किसी के हाथ में कोई ताकत आ जाए या उसके हाथ में चंद रुपए आ जाए तो उसका रवैया देखने वाला होता है, बाकी मुआशरा जो है वो उसका खमियाजा भुगतता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रजी साहब ने अभी हवाला दिया है कि क्या कसूर है हमारा कि वो कोई जज बन गया। तो इसलिए हमें ये बात समझनी है कि हमें हर सतह के ऊपर अपनी जो है वो एहतसाब करना पड़ेगा, और एहतसाब करके हमें तय करना पड़ेगा कि हमें कौन सी चीजें जो है वो अपनी जो हमने लल्ले पाल ली है इनसे हमने कैसे जान छुड़ानी है और सादा तर्ज जिंदगी कैसे अपनाना है। सही, ठीक है निशात साहब, पॉइंट आपका आ गया। हाँ, मेरे पास 1.5 मिनट रह गए। इसार राना साहब क्विकली मैं चाहूंगी कि आप भी इसके ऊपर अपना तज्जिया मुझे दे दें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे ना इस प्रोग्राम में आखिरी सेगमेंट में ना सबसे आखिर में रखते हैं। पिछली दफा भी मैं बोलता अच्छा, मुझे याद नहीं है। प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं भी बोलने जा रहा था। अच्छा चले, आप बोले, आपको 2 मिनट दिए। अच्छा, मैं ये देखें, मैं सिर्फ एक मिनट में मैं आपको बता देखें हम कैसे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। जो हमारे कर्ता धर्ता हैं उनके तो बिजनेस पाकिस्तान से बाहर है। हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं वो तो पैसे दुबई ले जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, 20-20, 30-30 बिलियन डॉलर। हमारे जो ऊपर बैठे हुए अन्नदाता हैं उनके तो बच्चे, उनके कारोबार, उनका घर, उनके रिटायरमेंट के बाद मामला सारे बाहर हैं, पीछे रह जाते हैं, कीड़े मकोड़े मरने वाले। तो उनकी कौन परवाह करता है भाई। और फिर अल्लाह सलामत रखे नैब को, जो यहाँ पे काम करने को तैयार होते हैं। अगर वो आपकी सियासी मसलहतों के मुताबिक, आपके मुताबिक ना चलें तो आप उन्हें चोर डाकू डिक्लेयर कर देते हैं, वो यहाँ से छोड़ के भाग जाते हैं। बाहर वाले ने खेण है, जो यहाँ के काम लोग हैं उनको आप काम करने नहीं देंगे जब तो फिर अगर आप इसी तरह ये करते रहेंगे, एक अच्छी प्रेस रिलीज दे दें, मैं बोलूं, आप बोलें, रजी बोल ले, जिस नौशाद भाई बोल रहे, हमारे नसीम बोल ले, बस हम बोलते रहेंगे। जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनके मामलात कुछ और हैं। उन्हें ना इस रियासत से दिलचस्पी है ना इस अवाम से दिलचस्पी है। ये तो मरने के लिए कीड़े मकोड़े मरते रहे। वो ऊपर बैठे हुए रिटायरमेंट के बाद बाहर चले जाएंगे, हुकूमत खत्म होने के बाद बाहर चले जाएंगे। उनका क्या लगता है इसमें? सर रिटायरमेंट की बात करें, मैं तो कहती हूँ जिस दिन रिटायरमेंट मिलती है उसी शाम की, उससे अगली सुबह की टिकट उन्होंने करवा के रखी होती है साराना साहब। तो फिर पाकिस्तान में उनका खाक इंटरेस्ट होगा। वो तब तक इंटरेस्ट है जब तक उनकी तनख्वाह मराहत है। जहां पे मुक गया वहां पे कब्र की मट्टी को सूखने भी नहीं देते, वो बाहर चले जाते हैं। और बड़ी बदकिस्मती तो ये की तो बात ये है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये इस तरह ठीक नहीं हो सकता कि हम एक प्रोग्राम कर लें तो ठीक हो जाए, मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल, और ये हमारे हुक्मरान भी अक्सर बड़ी कह रहे थे कि सर्जरी की जरूरत है। सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान लेकर आएंगे। भाई जो आपने कारोबार बाहर खरीद रखे, पहले अपना पैसा तो वापस ले आए, फिर अब गैर मुल्की सरमायाकारी भी अपनी तो ले आओ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एनीवेज, आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हम सबको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।